हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे जेई एग्ज़ाम के लिए जैसे जो भी जेई एग्ज़ाम, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे आप एसएससी जेई हो, चाहे किसी भी स्टेट के जेई के एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 40 प्लस क्वेश्चन और आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर दीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल हैव हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट, यानी इनमें से किस प्लांट की पूंजीगत व्यय कैपिटल कॉस्ट सर्वाधिक होगी। ऑप्शन आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, नन ऑफ दिस। आपको यही बताना है, बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा। बताइए फटाफट बताइए किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, यानी इनिशियल कॉस्ट, अगर कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो स्टार्टिंग कॉस्ट, यानी जब उसको हम इंस्टॉल करते हैं वो वाली जो मतलब जो खर्च आता है, वो जो खर्च होता है सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट पूछा है, लेकिन अगर पूछ देता कि हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट किसका ज़्यादा होता है, रनिंग कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैपिटल कॉस्ट है या फिर आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग कॉस्ट आप बोल सकते हो, इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हो, बट रनिंग कॉस्ट की जब भी बात आएगी तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे गलत हो जाता है। तब न्यूक्लियर पावर प्लांट करेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे आपका करेक्ट होगा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो रनिंग कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा आपका जो मतलब जिसका पूंजीगत व्यय होता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि मंदक के रूप में। मंदक बेसिकली काम क्या करता है? तो मंदक का काम क्या है बेसिकली, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें हम यूज करते हैं मॉडरेटर का। और मॉडरेटर का जो काम होता है, जो न्यूट्रॉन की स्पीड है, किसकी? न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मंदक का। और ये बेसिकली जो मटेरियल है यानी कि मॉडरेटर जो है ये कौन सा मटेरियल है, तो हम बात करते हैं तो ये इसमें आता है भारी जल, जिसको हम D2O लिखते हैं, भारी जल। उसके बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम बेरिलियम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट आप याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया ऑप्शन में रहता है आपका, ठीक है। तो ग्रेफाइट, बेरिलियम और भारी जल, जिसको D2O कहते हो आप, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और होती है कि कंट्रोल रॉड के लिए हम किसको यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड के लिए, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही पार्ट है। तो कंट्रोल रॉड के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं, जिसको हम नियंत्रक छड़ बोलते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम यूज करते हैं कैडमियम को और बोरान को, कैडमियम और बोरान को, ठीक है। ये तो इतनी चीज़ें हो गई। अब ऑप्शन आप देख लो कि आपका करेक्ट क्या होगा। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक मॉडरेटर है। बोरान क्या है? बोरान एक कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम लिक्विड इसका नहीं है, प्लूटोनियम, इन सबसे नहीं मतलब। इन दोनों में एक क्या है? एक आपका कंट्रोल रॉड है, एक मॉडरेटर। तो ग्रेफाइट क्या है? आपका मॉडरेटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये डीजल पावर प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर। एक डीजल शक्ति संयंत्र सबसे उपयुक्त होगा बेस लोड प्लांट के लिए, पीक लोड प्लांट के लिए, या फिर जनरल पर्पज प्लांट के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। किसके लिए सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं डीजल पावर प्लांट को, ठीक है। तो एक डीजल पावर प्लांट जो है, देखो डीजल पावर प्लांट को आप परमानेंट चला नहीं सकते हो हमेशा। डीजल पावर प्लांट जो होगा जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीजल पावर प्लांट जो होगा ये बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ बहुत जल्दी चालू होगी, बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, उसको आप जब डिमांड होगी उसके हिसाब से चालू करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि डीजल पावर प्लांट जो होता है हमारा पीक डिमांड के लिए यूज होता है।
किसके लिए? पीक डिमांड के लिए यूज होता है, ठीक है। जबकि बेस लोड की अगर हम बात, देखो पीक लोड जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, पीक लोड आपको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कुछ टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बेस लोड है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेशन पर, किसी भी सब स्टेशन पर इतना लोड होना चाहिए, जो लोड मतलब हमेशा रेगुलरली कनेक्टेड रहता है, वो होता है बेस लोड। और बेस लोड में आप कभी भी स्टेशन को ऑफ नहीं कर सकते, इतना आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका बेस लोड। और बेस लोड की अगर हम बात करें तो बेस लोड की तरह हमें यूज करना पड़ता है। जैसे बेस लोड की तरह कभी पूछे कि किसको हम बेस लोड की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो को बोल सकते हो। हाइड्रो में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेस की तरह, एक होता है पीक। एक रन ऑफ रिवर होता है, एक रन ऑन रिवर होता है। तो रन ऑफ रिवर जो होता है वो ऐसे पीक की तरह यूज कर सकते हो, और रन ऑन जो होता है उसको आप ऐसे मतलब बेस लोड, क्योंकि पानी आप हमेशा जाता रहेगा, उसको आप उस तरह से मतलब बेस लोड की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये आप हमेशा कैसे यूज करते हो? बेस लोड की तरह यूज करते हो। हमेशा के हमेशा हम इसको कैसे यूज करते हैं? बेस लोड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमेशा कैसे यूज करते हैं? बेस लोड की तरह, ठीक। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन ए थर्मल पावर प्लांट ऑफ मॉडरेट साइज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड एट ए वोल्टेज, यानी मॉडरेट साइज का, ठीक है, एक मध्य क्षमता का उष्मा शक्ति संयंत्र विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अब मॉडरेटर है या फिर हाई है या फिर इजी, मतलब कि जो भी बीच का हो, या फिर एकदम सबसे कम हो या फिर हाई हो, तो फिर कितना वोल्टेज डेवलप कर सकता है? तो आपको पता है कि इंडिया में जो हम वोल्टेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 11 केवी। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 11 केवी कर सकते हैं। तो मॉडरेटर होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, चाहे हाई साइज का होगा चाहे लो साइज का होगा, आप उससे कितना वोल्टेज मैक्सिमम डेवलप कर सकते हो? 11 केवी। इससे ऊपर नहीं कर सकते, इसके नीचे ही रहेगा। तो मैक्सिमम, वैसे भी आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम कितने वोल्टेज डेवलप कर सकते हो आप? तो 11 केवी तक आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग एट हाई वोल्टेजेस, यानी जो ट्रांसमिशन आपका किया जाता है हाई वोल्टेज पे, उसका क्या एडवांटेज है? तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्मॉल, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस विल बी लेस, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, तो हमेशा हम क्या करते हैं? एच वी डी सी यूज करते हैं, चाहे एच वी ए सी यूज करते हैं, कभी भी एल वी डी सी नहीं यूज करते हैं, यानी लो वोल्टेज हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि हाई वोल्टेज, इसे एच वी एल सी यानी हाई वोल्टेज लो करंट का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका कारण है, कारण क्या है ये देखने की बात है। देखिए सबसे पहले अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, तो J बराबर होता है I बाई ए, आई बाई ए, ये होता है। तो डायरेक्टली I बराबर क्या हो जाएगा? J इंटू ए, जे इंटू ए। तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि करंट जितनी होगी, देखो ध्यान से सुनना, करंट जितनी ज़्यादा आप रखोगे, आपको कंडक्टर का एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर कंडक्टर की एरिया ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि कंडक्टर मोटे साइज का होगा। अगर कंडक्टर मोटे साइज का है तो इसका मतलब है कि उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा। अगर कंडक्टर का वेट ज़्यादा है तो उसमें सैग ज़्यादा होगा, उसमें क्या ज़्यादा होगा? सैग ज़्यादा होगा, जो कि डिसएडवांटेज है, जो कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज का मतलब कि करंट ज़्यादा है, तो आपको पता है कि जो सी यू लॉस है या फिर ट्रांसमिशन लाइन लॉस वो होता है आई स्क्वायर आर। अब आई आपने रखा है ज़्यादा, तो फिर लॉसेस किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉसेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमेशा चाहेंगे कि कोई भी इंजीनियर होगा अगर वो ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करेगा तो वो हमेशा चाहेगा कि जो करंट है उसको कम रखें, कि हमारा लॉसेस भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज। अब देखिए अगर हम हाई वोल्टेज
यूज करते हैं, यानी वोल्टेज को आप रख रहे हो हाई, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अब आपको पावर रखनी है कांस्टेंट, तो I बराबर क्या होगा, P अपॉन V। इसका मतलब अगर वोल्टेज आप ज़्यादा रखते हो तो करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर करंट कम हो जाएगी, ध्यान से समझना, अगर वोल्टेज आपने ज़्यादा रख दिया तो करंट आपकी क्या हो गई, कम हो गई। जब करंट कम हो गई तो आई स्क्वायर आर जो लॉस हो रहा था ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर आई स्क्वायर आर लॉस रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब है कि आई, आपको हमने बताया था कि आई बराबर जो होता है जे इंटू ए होता है। इसका मतलब आई अगर आपका रिड्यूस हो गया तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा, यानी कंडक्टर की साइज रिड्यूस हो जाएगी। कंडक्टर की साइज अगर रिड्यूस हो गई, ध्यान से समझना, कंडक्टर की साइज रिड्यूस हो गई, इसका मतलब कंडक्टर आपको चाहिएगा पतला, थिन चाहिए। अब आपको पता है कि पतला कंडक्टर आप ज़्यादा दूरी तक फैला सकते हो, लेकिन मोटा कंडक्टर होगा तो उसमें सैग ज़्यादा होगा, उसको आप लंबी दूरी तक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांटेज ये सब है। तो इसलिए हम एच वी एल मतलब कि हाई वोल्टेज लो करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई वोल्टेज का एडवांटेज क्या हो गया कि अब देखिए, अगर आई कम हो गया तो V बराबर जो होता है आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आई रिड्यूस हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि उच्च वोल्टेज संचरण के लाभ क्या क्या हैं, तो धारा का परिमाण कम होना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्मॉल, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद पावर लॉस विल बी लेस, पावर लॉस भी क्या होगा, लेस होगा। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट, यानी कि ये टोटल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड, यानी संचरण लाइन जो कि मुख्य संचरण लाइन से किसी भी सिरे से पोषित है कहलाती है। यानी कि संचरण लाइन जो कि मुख्य संचरण लाइन से किसी भी सिरे से मतलब उसको फीड किया जाता है तो क्या कहलाती है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए, संचरण लाइन है, क्या बात की गई है, ट्रांसमिशन लाइन की। तो ट्रांसमिशन लाइन है जो कि मेन ट्रांसमिशन लाइन से किसी भी सिरे से फीड की जाए। तो देखो, एक ट्रांसमिशन लाइन सपोज ये है आपकी, ये ट्रांसमिशन लाइन मेन है, ठीक। फिर इसको हम यहाँ पे लेके यहाँ पे करेंगे, तो ये जो हमारी होगी ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होगी जो कि बेसिकली 3 फेज की होती है। उसके बाद ये जो होती है हमारी, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन जो कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी सिरे से, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसके किसी भी सिरे से टच होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन भी 3 फेज की होती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के बाद आपके पास आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो कि 33 केवी या फिर आप कह सकते हो कि 11 केवी पर होता है। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 3 फेज होगा, 4 वायर होगा, 3 फेज 4 वायर जो कि 230 वोल्ट पर आपको मिलता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखिएगा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने वोल्टेज पर होता है और कौन कितने फेज पर होता है। तो जो सेकेंडरी आपका होता है ये 3 फेज 4 वायर पे होता है, बाकी सब 3 फेज पे आप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सैग ऑफ कंडक्टर इज बिटवीन 2 पोल्स कैन बी। अब देखिए सैग, अब यहाँ पे बात आ जाती है सैग की। सैग बेसिकली होता क्या है आपको यही बताना है। ठीक है, अब देखिए सैग की अगर हम बात करें तो 2 खंभों के मध्य चालक का झोल क्या होगा। अब जैसे ये 2 खंभा है, ठीक, 2 खंभा ये है, मान लीजिए दोनों की साइज सेम है, तो इनके बीच में आप तार लटकाओगे, तार जैसे जोड़ोगे तो ये तार पूरा थोड़ा सा ऐसे झूल जाएगा बीच में। ठीक है, ये तार जो होगा बीच में थोड़ा सा ये जो झूल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सैग। सैग मतलब 2 खंभों के बीच में तार का जो झूलना होता है वही आपका क्या होता है, सैग होता है। ठीक है, और इस सैग का जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। जो इस सैग का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t जो कि सैग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ACSR स्टैंड फॉर, यानी ACSR को
मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ऑल कॉपर स्टैंडर्ड स्टील रेनफोर्स्ड, ऑल कॉपर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होगा बस आपको बताना है, ठीक है? फटाफट बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो ACSR कंडक्टर है वो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें तो जैसे ACSR कंडक्टर हम बनाते हैं, तो ये जैसे कंडक्टर है पूरा, तो ये बीच में ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या लगा रहता है? एल्युमिनियम लगा रहता है। बीच में हम क्या रखते हैं? बीच में हम मतलब कि स्टील को रख देते हैं, ठीक? उसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एल्युमिनियम कंडक्टर है और ये बीच में जो स्टील है, इनके बीच में कोई इंसुलेशन मिलाया जाता है? तो आपका मतलब आंसर होगा कि नहीं, इनके बीच में कोई भी इंसुलेशन नहीं रिक्वायरमेंट होती, इनके बीच किसी भी इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये स्टील जो हम मिलाते हैं, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है? इस स्टील का मिलाने से एडवांटेज क्या बनता है? तो जब भी हम कंडक्टर में स्टील को मिलाते हैं, इससे जो कंडक्टर है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब देखिए, रेडियल अलग चीज़ है और रिंग मेन सिस्टम जो होता है वो अलग होता है। तो आपको बताना है, रेडियल सिस्टम आपको यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम वन एंड, एक सीरीज पोजिट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब देखिए, जो रेडियल सिस्टम होता है, रेडियल सिस्टम का मतलब है कि आपने यहाँ बिजली जनरेट किया तो फिर इसको आप ये आगे ही दोगे, बस एक साइड ही मतलब दे सकते हो, यानी कि सिर्फ एक एंड पर आप दे सकते हो, फ्रॉम वन एंड, सिर्फ एक एंड से ही आप सप्लाई कर सकते हो, यानी जिसको भी देना इधर इधर को सबको एक ही जगह से देना है। तो इसमें ना एक डिसएडवांटेज था कि जब हम रेडियल सिस्टम यूज कर रहे थे, यानी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें क्या होता था कि अगर सपोज किसी एरिया की लाइट आपकी ख़राब हो गई, उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को बंद करना होता था, पूरे सिस्टम को बंद करना होता था। तो वो उचित नहीं था, उस सिचुएशन मतलब हैंडल नहीं होती थी, क्योंकि अब कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं और की लाइट चली जाए तो फिर दिक्कत होती थी। इससे बचने के लिए हमारे पास एक थोड़ा मॉडर्न ज़माने का मेथड आया, जिसको हम कहते थे रिंग मेन सिस्टम। रिंग मेन सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम में क्या था कि आप किसी भी सिरे से मतलब कि इसको मतलब आपूर्ति कर सकते हो, लाइन दे सकते हो, ठीक है? जैसे एक सब स्टेशन बनाया गया, ठीक, ये सब स्टेशन, अब इधर जाएगी लाइट, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, सब जगह, ठीक है? रिंग मेन सिस्टम था, तो इसमें क्या था कि चारों तरफ कनेक्ट था। अब इस एरिया की लाइट जाएगी तो सिर्फ यहीं का मतलब इसी चीज़ को बंद किया जाएगा, बाकी चारों चीज़ें आपकी एक्टिव रहेंगी, काम करती रहेंगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट था रिंग मेन सिस्टम में, इसलिए रिंग मेन सिस्टम अभी भी चल रहा है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मतलब अच्छी व्यवस्था कौन सी, अच्छी प्रणाली कौन सी है, तो आपको रिंग मेन सिस्टम ही बताना है। इसमें क्या है, इसका मेन एडवांटेज है ये कि किसी भी क्षेत्र की लाइट गई तो वहीं की लाइट आप ऑफ करके काम कर सकते हो, बाकी सब जगह का काम मतलब लाइट वहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द AC रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज मोर देन DC रेजिस्टेंस ड्यू टू, यानी किसी चालक का AC प्रतिरोध चालक के DC प्रतिरोध से अधिक होता है, क्योंकि, यानी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण, स्किन इफेक्ट के कारण, बोथ A एंड B, या फिर नॉन ऑफ दिस, आपको बताना है। बताइए। तो देखिए, जो AC रेजिस्टेंस होता है DC रेजिस्टेंस का 1.5 गुना होता है। पहली चीज़ तो जान जाइए, RDC जो RAC होता है वो RDC का 1.5 गुना होता है। उसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट दोनों शामिल रहते हैं। अब देखिए ये दोनों हैं क्या, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कम्युनिकेशन लाइन जा रही है और कंडक्टर जा रहा है आपका, मतलब कि लाइन वाला कंडक्टर जा रहा है, तो इनके बीच में इंटरफ्रेंस के कारण जो मतलब कि रेजिस्टेंस रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो स्किन इफेक्ट की बात करें, तो स्किन इफेक्ट बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में होता है जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है,
जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी होती है। और ये बेसिकली मतलब जो स्किन इफेक्ट होता है ये सिर्फ ओवरहेड लाइन में हम बात करते हैं। किस में बात करते हैं? ओवरहेड लाइन में। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात अगर हम करें तो ये करते हैं केबल में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये कंडक्टर है, ये सपोज 2 कंडक्टर मैंने ले लिया, तो जब आप डीसी देते हो ना, ये तो पूरे कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है, पूरे कंडक्टर से, पूरा कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा। लेकिन जब एसी देंगे ना, तो कंडक्टर के सरफेस से ही करंट का फ्लो होना, मतलब एसी सप्लाई पर कंडक्टर के सरफेस से ही करंट का फ्लो होना क्या कहलाता है? स्किन इफेक्ट कहलाता है। जिसके कारण रेजिस्टेंस आर ए सी जो होता है ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। आर ए सी जो हो जाता है क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों के कारण जो मतलब कि रेजिस्टेंस से इंक्रीज होता है, तो बोथ ए एंड बी, दोनों के कारण। ओके, तो करेक्ट आपका होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज एक्सपीरियंस व्हेन इट इज, यानी फेरेंटी इफेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कब होता है? लाइटली लोड, ऑन फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, ऑन फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर, इन ऑल केसेस। तो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फेरेंटी इफेक्ट के बारे में पता है कि नहीं है। तो देखिए फेरेंटी इफेक्ट जो होता है बेसिकली, हम अगर बात करें फेरेंटी इफेक्ट की, तो फेरेंटी इफेक्ट आपका होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। किस में होता है? लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। अब लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपका फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, तो फेरेंटी इफेक्ट से देखो ध्यान से समझना, फेरेंटी इफेक्ट जब भी होगा, चाहे तो आपके पास लाइट लोड होगा या फिर हम बात करेंगे कि नो लोड होगा। तो देखिए ध्यान से एक लाइन सुनिएगा कि जब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, जब सेंडिंग इंड वोल्टेज रिसीविंग इंड वोल्टेज से कम हो जाता है, नो लोड हो या फिर लाइट लोड की कंडीशन में, तो फिर इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। यानी फेरेंटी इफेक्ट आपका सीधा सीधा कहता है कि अगर लाइन पर कोई लोड नहीं है या फिर लाइट लोड है, तो जो सेंडिंग इंड का वोल्टेज है वो कम हो जाएगा रिसीविंग इंड के वोल्टेज से। इसी को मतलब ये जो इफेक्ट है, यही इफेक्ट हम क्या कहलाता है? आपका फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। अब फेरेंटी इफेक्ट को हम खत्म करते हैं शंट रिएक्टर द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा कि शंट रिएक्टर द्वारा हम फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। तो फेरेंटी इफेक्ट बेसिकली किस पर होगा? लाइटली लोड पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज। अंडरग्राउंड केबल में हम मटेरियल जो शीथ के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होता है? आपका लेड होता है, कॉपर होता है, रबर होता है या फिर आयरन होता है? क्या होता है? आपको यही बताना है, ठीक है। किसका हम इस्तेमाल करते हैं? तो लेड यानी कि मेटेलिक शीट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेड का इस्तेमाल करते हैं मेटेलिक शीट के रूप में, ठीक है। और ये लेड क्या है कि सबसे पहले नमी को, ठीक है, मॉइस्चर, मेन क्या है कि ये मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और केबल पर कोई भी इफेक्ट पड़ने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लेड का या फिर एल्युमिनियम, इसका हम या फिर अथवा कोई भी मिश्र धातु का बनाकर मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो केबल में बात करें कि ये जो मेटेलिक शीट होती है ये किसके बाद आती है, यानी शीट जो इस्तेमाल करते हैं वो किसके बाद हम लगाते हैं इसको? सबसे पहले होता है आपके पास कंडक्टर, फिर हमारे पास होता है इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमारा मेटेलिक शीट का इस्तेमाल होता है। मेटेलिक शीट का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, यानी इनमें से कौन उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है? उच्च गुणवत्ता वाला कोयला। अब उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है वो कौन होता है? आपको यही बताना है, ठीक है। तो बिटुमिनस कोल, ये जो बिटुमिनस कोल है इसको हम उच्च क्वालिटी का, ठीक है, उच्च क्वालिटी का मानते हैं, ठीक है। अगर बिटुमिनस है ऑप्शन में या फिर अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको मिलेगा एंथ्रासाइट,
एंथ्रासाइट अगर दिया रहता तो करेक्ट होता, क्योंकि एंथ्रासाइट का जो है लगभग 85 to 90% मतलब कि सुपर माना जाता है सभी कोयले में, लेकिन एंथ्रासाइट इस ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी कि देखो, कोयला सबसे अच्छा कौन माना जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो एंथ्रासाइट जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। बिटुमिनस में थोड़ी कम होती है, लेकिन एंथ्रासाइट कहीं दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, बिटुमिनस कोल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास पिट पिट कोल है, यानी कि ये जो पिट कोयला है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी ये होगी 50 to 60%, 50 to 60%। लिग्नाइट कोयला जो है ये 65 से 70% का होगा, 65 to 70%, 65 to 70%। उसके बाद बिटुमिनस जो होगा ये होगा 75 से 80, 75 से 80। और लिग्नाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट का होता है 65 से 70, लिग्नाइट का जो होता है वो 65 से 70 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोल इस समय सबसे अच्छा है, 75 से 80% इसकी मतलब कि कोयले की मात्रा होती है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज। तो पर्पज क्या होता है अर्थिंग का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, जो हम अर्थिंग करते हैं, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक, to ensure that the appliances work properly, to ensure that the appliances get fully voltage, none of the above। important क्या है कि अर्थिंग हम क्यों करते हैं, आप घर पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी मतलब अर्थिंग की जाती है, या फिर सब स्टेशन में देखें वहाँ भी अर्थिंग की जाती है। तो उसका मेन कारण होता है कि सेफ्टी, यानी कि खुद की भी सेफ्टी करें, उसके बाद जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनकी भी सेफ्टी हो सके। क्योंकि अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो भी लीकेज करंट होती है, जो भी अब नॉर्मल करंट होती है, उसको आप डायरेक्टली ग्राउंड कर सकते हो, डायरेक्टली ज़मीन में भेज सकते हो, और ज़मीन की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, इस कारण से ज़मीन का वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ज़मीन का वोल्टेज यानी ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा आप जीरो मान के चलते हो, और जीरो होता है, इसलिए उसकी कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि आपको पता है C बराबर Q/V होती है। तो V अगर आप जीरो कर दोगे तो C यानी कैपेसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना आपको। तो अर्थिंग करने का मेन मकसद है कि सेफ्टी क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। तो टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक, यानी कि जब भी आप देखेंगे कि कहीं भी अबनॉर्मल करंट फ्लो होगी तो आपको शॉक लगता है, आपको क्या लगता है, शॉक। अब आप चाहते हो कि मुझे ये शॉक ना लगे, आपको डर है बिजली से, आप चाहते हो कि शॉक ना लगे, तो आप हमेशा किसी जो भी अप्लायंसेस को आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग करने से क्या होगा कि उसमें जो भी अब नॉर्मल करंट होगी वो ग्राउंड हो जाएगी, यानी कि अर्थ हो जाएगी। उसके बाद आपको मतलब सेफ रहोगे, आपको कोई भी झटका यानी कोई शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है कि द स्ट्रिंग इफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपको किसी भी इंसुलेटर की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आपको इंक्रीज करना है इंसुलेटर की इफिशिएंसी, यानी स्ट्रिंग इफिशिएंसी किसी भी इंसुलेटर की। ठीक है, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द इंसुलेटर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट क्या होगा, अब देखिए अगर हम बात करें इंसुलेशन मतलब इंसुलेटर की इफिशिएंसी यानी स्ट्रिंग इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपान नंबर ऑफ डिस्क गुड़े नंबर ऑफ डिस्क गुड़े मतलब कि वोल्टेज नियर टू कंडक्टर, वोल्टेज नियर टू कंडक्टर, आप देख लेना फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज होगा आपका तो एन। अब देखिए ये जो एन है ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ इंसुलेटर इन द स्ट्रिंग, यानी उस स्ट्रिंग में कितने इंसुलेटर यूज किए गए हैं उतने नंबर हैं उनके। अब ये नंबर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए जो है ना ये गलत है, ये करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको डाउन करना पड़ेगा यानी कम करना पड़ेगा, तो फिर स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती। ठीक है, लेकिन ठीक है ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस को चेंज करके क्या आप बदल सकते हो? तो उसमें आता है आपका के जो होता है ये होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी कांस्टेंट, और ये जो होता है ये होता है सी एस अपान सी एम। ये जो सी एस है ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी यानी कि स्ट्रिंग के बीच में, जैसे आपके पास ये टावर है, टावर के पास ये आपके पास स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग, ठीक। तो इसके बीच का कैपेसिटेंस जो है ये सी एस है, और सी एम जो टावर और इस डिस्क के बीच का कैपेसिटेंस है इसको हम बोलते हैं सी एस, ठीक है। इस सी एस के कारण आने से, यानी कि सॉरी, ये जो सी एम यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस के आने के कारण स्ट्रिंग एफिशिएंसी के मतलब ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर ये सी एम यानी कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस ना हो तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी हमेशा 100% होगी। इसलिए आपका ध्यान हमेशा इस पे रहना चाहिए कि म्यूचुअल यानी कि जो टावर है और जो स्ट्रिंग है उसके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर दो। अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो आपका के जो होगा ये 1 हो जाएगा। जब के 1 हो जाएगा इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई इसका मतलब है कि एफिशिएंसी जो होती है टोटल वोल्टेज अपन एन गुड़े मतलब कि वोल्टेज नियर टू कंडक्टर, यानी कि वोल्टेज मतलब स्ट्रिंग के मतलब उस इंसुलेटर के ऊपर वोल्टेज जो मतलब कि इंसुलेटर के पास है यानी कंडक्टर के पास है। तो अगर आपके पास के जो होगा ये हमेशा 1 होगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जितने भी इंसुलेटर आपने यूज किया है सबके क्रॉस, जैसे कि मान लीजिए कि 33 केवी की लाइन है, आपने 3 इंसुलेटर यूज किया तो ये भी 11 केवी का होगा, ये भी, यानी सबको 11 केवी मिलेगा। लेकिन अगर जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस यानी टावर और स्ट्रिंग के बीच में आ रहा था उसके कारण यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। कहीं पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा तो कहीं पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, ठीक है। इसी चीज़ से बचने के लिए सी एम यानी कि जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस है इसको हम कम करते हैं, ठीक है। तो जब म्यूचुअल कैपेसिटेंस आपका नहीं होता है उस कंडीशन में जो स्ट्रिंग है उनमें सभी इंसुलेटर के पास जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, यानी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है कि कपलान टरबाइन आपका क्या है? इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ये हाई हेड मिक्स फ्लो टरबाइन, लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन। बताइए क्या होगा, ये कपलान टरबाइन आपकी क्या होगी? तो कपलान टरबाइन आपकी होगी बेसिकली एक लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। और जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, मतलब यूज करते हो वो होता है आपका कपलान टरबाइन। वो आपका क्या होता है? कपलान टरबाइन होता है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करेंट्स, यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट आपका किसमें होगा, यानी कौन सा दोष सममित प्रदोष धारा को जन्म देता है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सममित दोष और असममित दोष यानी कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फॉल्ट में डिफरेंट क्या है कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा आपके पास 3 फेज है, ठीक, एक फेज ए है, एक फेज ए है, 3 फेज, सपोज ये आर है, ये वाई है और ये बी है, ठीक है। तीनों फेज में जो करंट होगी और जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? सेम होगा जब आपके पास सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। कौन सा होगा? सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब आपके पास असिमेट्रिकल फॉल्ट होगा ना तो ये जो आर है, वाई है और ये बी है, इनके बीच में कभी मतलब कि सेम मतलब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सभी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। यानी किसी में करंट ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। जब आप क्या करोगे? असिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, बट सिमेट्रिकल होगा तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनके बीच का जो वोल्टेज, अब जैसे 3 फेज है, आपको पता है कि 3 फेज है, 3 फेज है तो 3 फेज में आपको कितना वोल्टेज बनता है? तो 3 फेज में आप कहते हो कि 120 वोल्ट बनता है। अब 3 फेज में अगर आपके पास 120 वोल्ट बन रहा है इसका मतलब है कि जब भी 120 वोल्ट बनेगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, यानी करंट तो बढ़ जाएगी बट तीनों फेज की करंट सेम बढ़ेगी, ठीक है। तो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट।
यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट को सीधा सीधा हम कहें तो सिमेट्रिकल फॉल्ट आपका तब होगा जब तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जब तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो जिसमें तीनों फेज इन्वॉल्व होते हैं वो उसमें होता है आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसे कि 3 फेज फॉल्ट हो गया, या फिर यल 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 जी फॉल्ट, यानी लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये दो होते हैं कि ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ये जो होते हैं आपके कौन से होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। उसके बाद जितने भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, या लाइन टू लाइन फॉल्ट जो भी होगा, सारे के सारे असिमेट्रिकल फॉल्ट में आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे तीनों फेज इन्वॉल्व होगा वहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। उसके बाद एक चीज़ और, कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है ना आपका, वहाँ पे जो करंट मतलब होती है बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे डेंजरस अगर कोई फॉल्ट अगर आपसे पूछे कि सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है, तो आपको हमेशा बताना है कि सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल डेंजरस होता है। और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन सा फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल की असिमेट्रिकल, तो आपको हमेशा बताना है कि असिमेट्रिकल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिएक्टर आर यूज्ड एट वेरियस पॉइंट इन द पावर सिस्टम टू, यानी विद्युत शक्ति यंत्र के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिघातक यानी रिएक्टर का प्रयोग होता है, ताकि अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्टर का। तो रिएक्टर करता क्या है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन क्या है आपका, लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट, अवॉइड शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है। अब देखिए, जो आपका रिएक्टर है, रिएक्टर मतलब क्या है, रिएक्शन करने वाला, रिएक्ट करने वाला। रिएक्ट क्या करेगा कि जब कोई सिस्टम नॉर्मल है, कोई सिस्टम क्या है, नॉर्मल है, तो वहाँ पे रिएक्टर आपका काम नहीं करेगा। रिएक्टर काम क्या करेगा, जब सिस्टम अब नॉर्मल होगा, यानी कि सिस्टम सामान्य नहीं होगा, उस कंडीशन में आपके पास रिएक्टर काम करता है। और रिएक्टर का काम क्या है कि लिमिट करता है शॉर्ट सर्किट करंट को। शॉर्ट सर्किट करंट को देखो कैसे, रिएक्टर की अगर हम बात करें तो रिएक्टर बेसिकली क्या है कि एक हाई मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक लो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। यानी कि रिएक्टर में जो मतलब रिएक्टेंस होता है वो हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब रिएक्टेंस हाई है तो जैसे ही आप इसमें सप्लाई दोगे ना, इसमें सप्लाई देने से एक तो वोल्टेज आपने ये लगाया है, इस रिएक्टर में भी एक वोल्टेज डेवलप होगा जो कि इस मेन वोल्टेज का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी सोर्स वोल्टेज का अपोज करेगा। ठीक है, तो जिससे आपका सोर्स वोल्टेज का अपोज कर रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वोल्टेज आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रिड्यूस होगा, वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब करंट जो होगी V माइनस ई मान लीजिए होगा अपान R। ठीक है, या फिर E माइनस वी होगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये आपका रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब कि लिमिट हो जाएगी आपकी करंट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से देखिए कि बेस लोड इम्पिडेंस ऑफ ए पावर सिस्टम इज गिवन बाय, यानी बेस लोड इम्पिडेंस किसी भी पावर सिस्टम में किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपका क्या है, देखिए, बेस के वी स्क्वायर गुणे मतलब 1000 अपान बेस के वी अपान आधार के वी स्क्वायर गुणे 1000 अपान आधार के वी, बेस के वी स्क्वायर इंटू 10⁻³ अपान बेस के वी अपान आधार के वी स्क्वायर इंटू 10⁻³ अपान आधार के वी। तो ये तीनों मतलब ये आप देख लीजिए ऑप्शन, करेक्ट कौन सा है आपको यही बताना है। तो किसी भी मतलब पावर सिस्टम में जो बेस इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है वह आपका होता है बेस के वी स्क्वायर गुणे 1000 अपान बेस के वी, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यही बताना है बस कि जेड बेस, ठीक है, बेस इम्पिडेंस की बात करेंगे तो बेस के वी ए मतलब बेस के वी ए का स्क्वायर इंटू 1000 अपान बेस के वी अपान बेस के वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आप समझ सकते हो, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो आपको समझना है, ध्यान से आप समझिए कि कैसे आया होगा ये। देखिए आपको पता है जेड बराबर क्या होता है, वी बटे आई,
V बटे क्या होता है, I होता है। या फिर आप कह सकते हो कि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर इंटू जेड। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पावर की बात कर रहे हैं क्योंकि पावर सिस्टम में है तो पावर की बात कर रहे हैं। P बराबर V स्क्वायर जेड होगा, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P। अब देखिए ये जो V स्क्वायर है, V स्क्वायर को तो हमने बेस के वी स्क्वायर लिख दिया, बेस के वी यानी जो बेस वोल्टेज दिया होगा उसी का स्क्वायर इंटू 1000 हमने किया। क्यों किया, क्योंकि ये बेस के वी, नीचे अब के वी किस में दिया है किस में नहीं दिया, इसको हमने बनाने के लिए हमेशा इसको किस में रखना होगा, हमको के वी में ही मान के चलना है। अगर इसे हमें के वी में मान के चलना है तो ये हमारा क्या होगा, 1000 ऊपर से मतलब हम गुणा कर देंगे। तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। तो करेक्ट आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बुखोल्ज रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफार्मर फ्रॉम, यानी बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है क्या, ये टर्न टू टर्न फॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट, नन ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन है कि बुखोल्ज रिले है क्या, और ये बुखोल्ज रिले किस में यूज होता है। कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। तो बुखोल्ज रिले सबसे पहले आप जानते रहो कि बुखोल्ज रिले एक प्रकार का गैस एक्चुएटेड रिले है, ठीक है। और यह रिले, देखो रिले का काम क्या करना है, सेंसिंग डिवाइस होता है। रिले क्या होता है, एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो कि फॉल्ट को कमांड लेता है, फॉल्ट को मतलब जज करता है और उसको सेंड करता है किसके पास, ब्रेकर के पास, जो कि मतलब सर्किट ब्रेकर के पास, वो उसको ओपन करता है या बंद करता है, ठीक है। तो रिले का काम सिर्फ क्या है, जज करना है, यानी सेंस करना है, सेंसिंग डिवाइस होता है रिले। अब ये जो बुखोल्ज रिले है ये बेसिकली सबसे पहले यूज होता है ट्रांसफार्मर में, किसमें, ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में उस ट्रांसफार्मर में यूज करेंगे जिसमें सिर्फ ऑयल वाला है, ठीक है। ऑयल गैस एक मतलब कि ऑयल में ही गैस का एक्चुएशन से ही ये रिले ऑपरेट होता है। उसके बाद यह रिले ट्रांसफार्मर में जितने भी इंटरनल फॉल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है इंटरनल फॉल्ट, सारे के सारे इंटरनल फॉल्ट को सेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है आपका बुखोल्ज रिले। और बुखोल्ज रिले जो आपका लगा होता है, ठीक है, मेन टैंक और एक कंजर्वेटर बीच में आपका लगा होता है बुखोल्ज रिले। ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि जो बुखोल्ज रिले होता है किनके किनके बीच में कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है मेन टैंक के बीच में और कंजर्वेटर के बीच में, ठीक है। तो ये किस तरह के फॉल्ट को जज करता है, ये करता है आपका ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, यानी ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट को जज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, बुखोल्ज रिले का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डज मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज लेस वैल्यू ऑफ ऑयल, यानी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम जो वैल्यू ऑयल की होती है, वॉल्यूम, ठीक है, वैल्यूम मतलब आयतन कम रखते हैं, यानी न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में तेल का आयतन कम होता है, क्योंकि ऑप्शन ध्यान से पढ़िए क्या क्या है कि there is a insulating between contacts, the oil between the breaker contact has greater strength, या फिर solid insulating material is provided, या none of these। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और फटाफट बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा देयर इज ए इंसुलेटिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, देयर इज इंसुलेटिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, यानी कॉन्टैक्ट्स के बीच में क्या होगा, विद्युत रोधन होता है। इसलिए हम हमेशा क्या रखते हैं, जो ऑयल का वॉल्यूम होता है उसको हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि महो रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट, महो रिले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि महो रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट। तो महो रिले का यूज हम करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मिला होगा कि महो रिले का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो महो रिले है एक प्रकार का वोल्टेज नियंत्रक डिस्टेंस रिले है, वोल्टेज कंट्रोल डिस्टेंस रिले, वोल्टेज कंट्रोल डिस्टेंस रिले होता है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। इसी रिले को हम
महो रिले को ही हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस रिले बोलते हैं। कौन सा रिले, एडमिटेंस रिले बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महो रिले एक वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, डिस्टेंस रिले है। उसके बाद इसको हम एडमिटेंस रिले बोलते हैं, और इसका यूज यानी कि किस ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और रिएक्टेंस रिले जो होता है वो किसको करता है, रिएक्टेंस रिले आपका करता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को। ठीक है, रिएक्टेंस रिले आपको किसको करता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को। और इम्पीडेंस रिले जिसको हम बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो होता है आपका इम्पीडेंस रिले। ठीक है, चलिए अब देखिए, एन आइसोलेटर ऑपरेट अंडर, एक विलगकारी के तहत कार्य करता है। आइसोलेटर की बात की जा रही है। अब आइसोलेटर है क्या, देखिए अगर ध्यान से आप सुने तो अगर मैं बात करूं तो एक आइसोलेटर मतलब क्या कि आइसोलेट करने वाला। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग करने वाला। अब अलग करने के लिए, अब देखो किसी भी चीज़ को अलग करना है आपको, मतलब कि अगर उनके बीच में कुछ होगा तो आप उनको अलग कर सकते हो। किसी भी चीज़ की अगर आप बात करो, नॉर्मल सी बात करो, किसी दो इंसान को अगर आपको अलग करना है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे वो अलग हो सके। ठीक है, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन में बात करें तो एक होगा कि आपके पास फुल लोड है, एक के पास है कि आपके पास नो लोड है। ठीक है, अगर फुल लोड में जाओगे ट्रांसमिशन लाइन को अलग करने तो खतरा हो सकता है। ठीक है, फुल लोड में जाओगे ट्रांसमिशन लाइन को अलग करने तो वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें उन्हें अलग भी करना है। ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, उन्हें अलग करना है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से लोड हमें हटाना पड़ेगा, यानी नो लोड पर हमको क्या करना पड़ेगा, इससे अलग करना पड़ेगा। किस पर अलग करना पड़ेगा, नो लोड पर अलग करना पड़ेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि आइसोलेटर का काम है अलग करना, और अलग आप तभी कर सकते हो जब उस पर कोई भी करंट नहीं होगी। एक चीज़ और, कभी कभी ये पूछा जाता है कि आइसोलेटर किस करंट पर मतलब अलग करता है, यानी कि उस कंडीशन में कौन सी करंट फ्लो होती है। देखो नो लोड है तो नो लोड होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है जब नो लोड होता है, तो जिसके कारण से रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है, सेंडिंग एंड का कम होता है, जो कि फरेंट इफेक्ट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस के कारण आपका कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती है, और इस करंट को हम बोलते हैं कि चार्जिंग करंट। क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि आइसोलेटर को हम चार्जिंग करंट पर अलग करते हैं। कौन सी करंट पर, चार्जिंग करंट पर अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द लाइटनिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड, लाइटनिंग अरेस्टर जोड़ा जाता है इन सीरीज विथ लाइन बिटवीन लाइन एंड अर्थ टू ए पोल नियर द लाइन, नन ऑफ दिस। तो बताइए लाइटनिंग अरेस्टर को हम कहाँ जोड़ते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर को हम जोड़ते हैं बिटवीन लाइन टू अर्थ, लाइन टू अर्थ हम लाइटनिंग अरेस्टर को जोड़ते हैं। और यह जो लाइटनिंग अरेस्टर है, जो आपकी मतलब कि बिजली गिरती है, ठीक है, बिजली गिरती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, जो कि मतलब आता है तो ट्रांसमिशन लाइन पर कोई ना कोई प्रभाव डाल सकता है, उसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, यानी लाइटनिंग को अरेस्ट कर लेगा। जो लाइटनिंग आपकी गिरती, जो बिजली गिरती है, उसी को अरेस्ट करने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम लगाते कहाँ हैं, तो इसका प्रयोग जो हम है विद्युत केंद्र तथा उपकेंद्र की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसलिए इन्हें स्टेशनों अथवा सब स्टेशनों पर लाइन के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर लाइन तथा पृथ्वी के बीच जोड़ा जाता है। ठीक है, तो लाइन और अर्थ के बीच में इसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, रिले यूजिंग इंडक्शन डिस्क प्रिंसिपल ऑपरेट, यानी प्रेरण शक्ति सिद्धांत पर कार्य करने वाली रिले कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पे आप सिर्फ एक शब्द पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा, बाय यूजिंग इंडक्शन। इंडक्शन आपका कब होता है, इंडक्शन मेथड हम कब पढ़ते हैं, इंडक्शन एक्चुअली है क्या, इंडक्शन मतलब क्या होता है कि एक मतलब कि कोई क्रिया किसी एक कॉइल में हो रही है, दूसरे कॉइल में वही क्रिया होने लगे बिना उसके टच किए हुए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। और इंडक्शन आपका जब होता है वह होता है आपका
केवल और केवल एसी में, डीसी में इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो इंडक्शन आप देखते ही बस बोल दो कि एसी है, तो करेक्ट होगा ओनली एसी, ओनली एसी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा स्विचिंग सर्ज इज, स्विचिंग सर्ज क्या है? हाई वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज एसी, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, लो इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज है क्या? तो स्विचिंग सर्ज आपका पास जो होता है ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज। स्विचिंग सर्ज क्या है? एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज है, यानी कि जब भी कोई सिस्टम है अगर उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है, उस स्थिति में रिले जो होता है वो ऑपरेट नहीं होता है। आपको पता है जब कोई प्रदोष की स्थिति आती है तो रिले कार्य करता है, जैसे जैसे कुछ क्षण के लिए लाइटनिंग सर्ज, तो उस स्थिति में रिले ऑपरेट हो जाता है। और यही प्रोसेस जब थोड़ा थोड़ा मतलब होता रहता है, उसी टाइम पे हम उसे बोलते हैं स्विचिंग सर्ज, यानी कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज इन ए गैसेज डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी गैस की भंजन वोल्टता निर्भर करती है किस चीज़ पे? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, रिलेटिव एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज, किस पर? बताइए। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इन ए गैसेज डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, रिलेटिव एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, यानी तीनों के तीनों पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है, तीनों की चीज़ों पर मतलब ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी या फिर डीसी मशीन अकर्स व्हेन, यानी मैक्सिमम इफिशिएंसी डीसी मशीन में कब होगी? मशीन इज रनिंग एट नो लोड, कोर गेट फुल्ली सैचुरेटेड, कांस्टेंट लॉस बराबर लॉस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कांस्टेंट लॉस बराबर वेरिएबल लॉस। तो कब होगी? तो मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन होती है कि किसी भी मशीन में मैक्सिमम इफिशिएंसी तभी होगी जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट लॉस बोले तो कॉपर लॉस, और वेरिएबल लॉस बोले तो कांस्टेंट लॉस बोले तो कोर लॉस। ठीक है, ये कोर लॉस होता है, सॉरी, ठीक है, कोर लॉस, और वेरिएबल लॉस बोले तो कॉपर लॉस। ठीक है, जब दोनों कोर लॉस बराबर होगा सीयू लॉस के, तो फिर क्या हो जाएगा? ये आपका मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब हो जाएगा किसी भी मशीन में, चाहे ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर की बात हो, मतलब ट्रांसफार्मर की बात हो, या फिर डीसी मशीन की बात हो, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ थीटा एम ऑफ द मैकेनिकल डिग्री एंड थीटा इज विद द इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड पी द नंबर ऑफ पोल्स ऑन ए डीसी जनरेटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड? कौन सा रिलेशन वैलिड होगा? आपको यही बताना है कौन सा रिलेशन वैलिड होगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए ऑप्शन, आप देखिए ऑप्शन से बताइए कि थीटा एम बराबर 2 थीटा ई पी, थीटा ई बराबर 2 थीटा एम पी, थीटा एम बराबर 2 थीटा ई अपान पी, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर 2 थीटा मैकेनिकल अपान पी, क्या होगा? आपको यही बताना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बता देना है क्या करेक्ट होगा। फटाफट बताओ इसका। तो करेक्ट आपका होगा सी नंबर का, यानी थीटा मैकेनिकल बराबर 2 थीटा ई अपान पी। ठीक है, 2 थीटा ई अपान पी। अब देखिए एक चीज, कितने पोल्स के लिए जो मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री आपस में बराबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका P बराबर 2, यानी कि अगर कोई भी मशीन 2 पोल्स की है, अगर 2 पोल की मशीन है तो उसमें थीटा मैकेनिकल जो होगा वो थीटा इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा। 2 पोल मशीन के लिए थीटा मैकेनिकल थीटा इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है, यानी मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, यानी बराबर होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन ए डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड। डीसी जनरेटर है, इंटरपोल फील्ड कॉइल से कहाँ पे कनेक्ट होती? इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन सीरीज विथ लोड, इन पैरेलल विथ लोड। बताइए करेक्ट क्या होगा? इंटरपोल फील्ड कॉइल को हम जनरली कनेक्ट करते हैं किसके बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ये कनेक्ट होता है आपका इंटरपोल बेसिकली इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग।
आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में हम इसको जोड़ते हैं। अब देखिए, जो इंटरपोल होते हैं इन्हें मशीन के ढांचे के मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युत तारों द्वारा बनाया जाता था, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब देखो एक चीज और, आर्मेचर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब इसके संग जो चीज कनेक्ट होगी उसका भी रेजिस्टेंस हमें कम रखना पड़ेगा। तो जिस तरह से इंटरपोल हम हैं इसे यूज करेंगे, तो इसको आप कभी भी मत बोलना कि पतले तार का बनाया जाएगा। ये हमेशा कैसा बनाया जाएगा, मतलब कि थिक वायर का। कैसा, थिक वायर का बनेगा। ओके, चलिए अब बताइए फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बढ़िया है, बस इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बस इसको कर दीजिए आप आसानी से। ये 2 पोल जनरेटर विथ वेव बाउंड आर्मेचर हैज 51 स्लॉट, ईच हैविंग 24 कंडक्टर। द फ्लक्स पोल per pole is 0.0 Weber. The speed at which the generator should run to induce voltage 220 volt. एक 2 पोल का जनरेटर है और जिसमें वेव वाइंडिंग की हुई है, और आर्मेचर में जो स्लॉट है वो 51 है तथा प्रत्येक स्लॉट में 24 चालक हैं। 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 24 चालक हैं, और प्रति पोल जो फ्लक्स है वो 0.01 वेबर है, 0.01 वेबर है। एंड जो 220 वोल्ट है ये आपका इंड्यूस हो रहा है। तो जनरेटर किस चाल पर चलेगा आपको यही बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें सब चीज़ें तो दी हुई हैं। जनरेटेड ईएमएफ होता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इजी बराबर आपको पता है P5ZN अपॉन 60A। बस ये फॉर्मूला आपको पता है, इस फॉर्मूले में सब चीज़ रख दो, फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ईजी दिया हुआ है, P दिया हुआ, फाई दिया हुआ, Z दिया हुआ है, एन आपसे पूछा है, ये आपका है, ये बराबर 2 रखेंगे फॉर वेव वाइंडिंग, ये बराबर P रखते हैं हम फॉर लैप वाइंडिंग। ठीक, यही आपको रखना होता है ना, ये बराबर 2 रखेंगे वेव वाइंडिंग के लिए, ये बराबर P रखते हैं लैप वाइंडिंग के लिए। फटाफट करना, आपका एन निकल के आ जाएगा। एन निकालोगे आप तो कोई कठिन नहीं है, एन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो एन जैसे ही आप निकालोगे आपका आएगा 1078 आरपीएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, निकाल लेना आप। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन टेक प्लेस इन। आयरन लॉस जो डीसी मशीन में होता है वो क्या होता है, मतलब कि योक में, कम्यूटेटर में, मेन बॉडी में, आर्मेचर रोटर में, किस में होता है आपको यही बताना है। ठीक है, तो जो आयरन लॉस होता है वो तो देखो आर्मेचर रोटर में भी होता है, यानी आर्मेचर में होता है आपका कौन सा, आयरन लॉस। इंपॉर्टेंट है, तो आर्मेचर रोटर में आपका आयरन लॉस होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में जो आयरन लॉस होता है वो तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, आयरन लॉस आर्मेचर में केवल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि जो आयरन लॉस होता है डीसी मशीन में केवल और केवल आर्मेचर में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन लॉस आपका आर्मेचर में होता है, लेकिन कॉपर लॉस आपका स्टेटर और मतलब कि रोटर यानी कि आर्मेचर दोनों में होता है, यानी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में होता है आपका कॉपर लॉस। लेकिन आयरन लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आर्मेचर में होता है, यानी रोटर में होता है। ठीक है, जबकि कॉपर लॉस दोनों में होता है, मैंने बोल दिया अभी। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर रखी जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाई। तो पोलैरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाई, किसी डीसी जनरेटर की ध्रुवता को विपरीत किया जा सकता है। डीसी जनरेटर को हमें रिवर्स करना कैसे, इंक्रीजिंग फील्ड करंट, रिवर्सिंग द फील्ड करंट, रिवर्सिंग द फील्ड करंट एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नन ऑफ दिस। कैसे कर सकते हैं 33 को। तो देखिए पोलैरिटी ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स, तो पोलैरिटी हमें करना है डीसी जनरेटर की रिवर्स। तो इसमें रिवर्स करने के लिए को क्या दिया है, तो रिवर्स करने के लिए दिया है आपका फील्ड करंट, यानी अगर आप फील्ड करंट को रिवर्स कर दो तो आर्मेचर का जो मतलब कि डीसी जनरेटर की पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। लेकिन एक चीज़ और, फील्ड करंट को रिवर्स करो या फिर आर्मेचर करंट को आप रिवर्स करो, दोनों की कंडीशन में आपका पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। बट दोनों को एक साथ नहीं करना, एक साथ करोगे तो फिर सेम हो जाएगा। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट है कि चाहे फील्ड करंट को करो चाहे आर्मेचर करंट को, तो इसमें फील्ड दिया है तो करेक्ट आपका हो जाएगा फील्ड करंट को मतलब करने से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी प्रीफर्ड एज ए शंट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वोल्ट मीटर। यानी एक वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है, यानी कि तो फिर कौन सा मटेरियल हम प्रीफर करेंगे, यानी शंट के लिए हम कौन सा मटेरियल प्रीफर करते हैं। तो देखिए क्या है, निम्न में कौन से पदार्थ को किसी वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने से शंट के रूप में तरजीह दी जाती है। कॉपर, इस्पात, एल्युमिनियम, मैग्नीज, किसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए वोल्ट मीटर है तो उसकी रेंज बढ़ाना है, वोल्ट मीटर है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग शंट करते हैं, यानी कि पैरेलल में लगाते हैं एक मतलब कि लो रेजिस्टेंस का वायर, और ये वायर जो होता है ये बना होता है आपका मैग्नीन का। किस चीज़ का बना होगा, मैग्नीन का। और यह मैग्नीन जो होता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह 0 होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर ए डीसी सीरीज मोटर इफ TA with the torque and IA the armature current, then which relation is valid for the condition before saturation? saturation से पहले क्या कंडीशन फुलफिल होगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब देखो, अब ये है आपका डीसी मतलब ये टॉर्क हो गया, ये आर्मेचर हो गए। तो हमें पता है कि टी बराबर होता है के फाई आई ए, यानी टी जो होता है वो डायरेक्टली होता है आपका आई ए के। अब सेचुरेशन का मतलब क्या है कि जब आपका फ्लक्स स्थिर हो जाए, ना बढ़े, वो कंडीशन होती है सेचुरेशन की। यानी सेचुरेशन से पहले फ्लक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और टॉर्क मतलब कि करंट भी बढ़ेगी, यानी कि टॉर्क अब इन दोनों के हिसाब से बढ़ेगा, इन दोनों के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, टॉर्क जो होगा दोनों के हिसाब से बढ़ेगा। तो पहले आपका टॉर्क ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पहले ऐसे बढ़ेगा फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि जब फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सैचुरेशन से पहले, यानी इस रेंज की बात की जा रही, इस रेंज की बात की जा रही है, ये सैचुरेशन के बाद की बात है। तो सैचुरेशन से पहले ये फाई जो होगा उसी रेंज में आईए होगा, फाई जैसे बढ़ेगा वैसे ही आईए बढ़ेगा, दोनों तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो सैचुरेशन से पहले की अगर हम बात करें, तो सैचुरेशन से पहले जब आपके पास होता है तो वो होता है टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। क्या होता है, आई ए स्क्वायर सैचुरेशन से पहले। और सैचुरेशन के बाद की बात करें तो टी प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ आई ए। क्यों, क्योंकि जो फाई था ये प्रोपोर्शनल था आई ए के, तो फाई भी बढ़ रहा था आई भी बढ़ रहा था, इसलिए टी प्रोपोर्शनल हो गया था आई ए स्क्वायर। लेकिन टी प्रोपोर्शनल आई ए कब होगा, जब आपका फाई जो होगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी फाई आपका सेचुरेट हो गया, कोर आपकी सेचुरेट हो गई। अब उसमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट ने सारे के सारे फ्लक्स जो थे वो अलाइंड हो गए, वो एक डायरेक्शन में हो गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो सेचुरेशन से पहले और सेचुरेशन के बाद की कंडीशन आपको याद रखनी है। तो सैचुरेशन से पहले क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर, और सैचुरेशन के बाद क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल आई ए होगा। ओके, चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर ए एसी मोटर। यानी इनमें से कौन एसी मोटर की सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है, यानी कौन सा एसी मोटर की मतलब की सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वाइड स्पीड रेंज, बेटर स्पीड कंट्रोल, लो कॉस्ट, क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी लो कॉस्ट, यानी ये नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर, यानी इनमें से कौन एसी मोटर की सापेक्ष डीसी मोटर में लाभकारी नहीं है। डीसी मोटर में क्या नहीं है आपको यही बताना है, तो क्या होगा, लो कॉस्ट। क्योंकि डीसी मोटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कम्यूटेटर का खर्चा आपका बढ़ जाता है, और ये कम्यूटेटर का खर्चा बढ़ने के कारण ये जो लो कॉस्ट है ये आप फॉलो नहीं होती, ये कंडीशन ही फॉलो नहीं होती है, इसलिए ये आपका गलत होगा, यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी में, वाइड स्पीड रेंज होती है, बेटर स्पीड कंट्रोल होता है इसमें।
ठीक है। चलिए अब देखिए, द आर्मेचर करंट ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन बाई, डीसी मोटर की बात की गई है, ध्यान से देखना, ये डीसी मोटर की बात की गई है। तो आर्मेचर करंट डीसी मोटर में होती क्या है, मोटर की बात है। अब देखो, मोटर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, मैकेनिकल। अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो तो आई बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो वोल्टेज होगा ये वी माइनस ई अपान आर ए, वी माइनस ई अपान आर ए। अब देखो मोटर की बात होती है तो मोटर का मतलब क्या है कि सप्लाई दे रहे हो, जो इंड्यूस्ड होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। लेकिन अब ध्यान से समझना, आप जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में क्या होता कि आपको मैकेनिकल देना है, जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल दोगे आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मैकेनिकल दोगे जब घुमाओगे तो आर्मेचर में इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, और उस आर्मेचर में इंड्यूस्ड वोल्टेज को ही आप डायरेक्ट किस में दोगे, सप्लाई दोगे, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो आइए बराबर क्या होता है उस कंडीशन में, V प्लस ई अपान आर ए, ये कंडीशन है किसके लिए, जनरेटर के लिए। ये कंडीशन किसके लिए है, जनरेटर के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए है, मोटर के लिए है। तो याद रखना आपको, ठीक है, ये जनरेटर, ये मोटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है द सप्लाई टर्मिनल फॉर ए डीसी शंट मोटर आर रिवर्स द इफेक्ट ऑन द मोटर विल, यानी किसी डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बदल देते हैं, इससे मोटर पर क्या प्रभाव होगा, इट विल रन एज ए डीसी जनरेटर, इट विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, इट विल स्टॉप, इट विल बर्न, क्या होगा बताइए। डीसी शंट मोटर है, शंट मोटर का मतलब कि ये मोटर है, ठीक, ये मोटर है और इसके संग हम ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसे कनेक्ट किए ये सप्लाई, ठीक है। किसकी बात की गई है, मोटर की, तो यहाँ से हम सप्लाई भी दे देंगे इसको, ठीक है। इसके पैरेलल में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, शंट मतलब कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, किसके, आर्मेचर के। तो क्या होता है आपको ये बताना है। तो जब भी हम डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बदल देने पर यह रिवर्स डायरेक्शन में, यानी यह उल्टी दिशा में घूमने लगता है, ठीक है। डीसी शंट मोटर के टर्मिनल वोल्टेज बदलने पर मोटर की दिशा नहीं बदलती, ठीक है। शंट मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को, ठीक है, सप्लाई टर्मिनल को हम बदल के टर्मिनल वोल्टेज को बदलने से ये नहीं, अर्थात जिस दिशा में पहले घूम रही थी वह उसी दिशा में घूमेगी, यानी कि नहीं, सॉरी एक चीज़ हो गया कि जैसे हम उसके सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं तो ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी, या इसका मतलब इट विल रन एज ए डीसी जनरेटर, इट विल रन एज ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की तरह ही काम करेगा ये, ठीक है। तो क्योंकि आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक की धारा की दिशा बदलने से ही मोटर की रोटेशन की दिशा बदलेगी। अब मतलब टर्मिनल को बदलने से नहीं चेंज होगा, चाहे फील्ड टर्मिनल की बात करें चाहे आर्मेचर टर्मिनल में, उसमें करंट की डायरेक्शन को मतलब कि चेंज करने से, उसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से आपका चेंज हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये डीसी मोटर कैन इजिली बाई आइडेंटिफाई, एक डीसी मोटर कैसे हम जान सकते हैं कि डीसी मोटर है, योग द्वारा, साइज ऑफ कंडक्टर, कम्यूटेटर द्वारा, वाइंडिंग द्वारा। अब देखो डीसी मोटर आपको पता करना है तो डीसी मोटर में मेन मतलब तरीका है पता करने का कि उसमें कम्यूटेटर होगा। कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है आपका, और इस कम्यूटेटर के द्वारा ही आप बता सकते हो कि ये मोटर एसी है कि डीसी है, जिसमें लगा है वो डीसी है, जिसमें नहीं लगा है वो क्या होगा, एसी होगा। बाकी सब चीज़ें सेम होती है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, एसी में कम्यूटेटर नहीं होता है, डीसी में कम्यूटेटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लेमिनेशन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसे हम मतलब कि किस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेट करते हैं, लेमिनेशन हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, तो किसी चीज़ को मतलब कि लेमिनेशन यूज करते हैं हम बेसिकली ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। देखो इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन आप जान जाओ कि ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लेमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो सिलिकॉन का हम बनाते हैं, यानी कि सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 40 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
तो गाइस तब तक चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड के संग जरूर इसके बारे में बात कीजिए। ओके, थैंक यू।